Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर कोर्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब तक हम लोगों ने देखा ख़ास तौर पे पिछले लेक्चर में कि आर से हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। आर को हम बिल्कुल एक कैलकुलेटर की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको कैसे किया जाए इसके बारे में हमने सीखा था। उस लेक्चर के दौरान मैंने आपसे बात करी थी कि हमारे पास दो तरह के कैलकुलेशंस हो सकते हैं। एक ऐसा कैलकुलेशन जहां पर हमारे पास दो खाली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, सिंगल वैल्यूज़ हैं, उनका हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो सकता है और पावर ऑपरेटर्स भी होते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास दो में से एक सिंगल वैल्यू है और एक मेरी डेटा वेक्टर है जहां पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है। और तीसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास दोनों डेटा वेक्टर हैं। तो पहली कंडीशन जहां पे हमारे पास दो सिंगल वैल्यूज होती हैं उसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में एक सिंगल वैल्यू है और एक डेटा वेक्टर है और दोनों डेटा वेक्टर है, उनके साथ में हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और पावर ऑपरेटर कैसे होता है इसके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आर के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत है, खूबी है जो आपको इस डेटा वेक्टर्स के थ्रू कैलकुलेशन करने में दिखाई देगी। तो चलिए हम अपने आज भी लेक्चर का शुरुआत करते हैं। ओके, सो जैसा मैं आपको पहले भी कहता हूं, इस लेक्चर की स्लाइड्स आपको हमारे होम पेज पर मिल जाएंगी। हमारा एड्रेस है home.iitk.ac.in/shalab SHALAB दैट इज स्वयं प्रभा। ओके, सो एंड देन अगर आपको यहाँ पे इसको याद करने में दिक्कत होती है तो आप अपने स्क्रीन से इस QR कोड को भी आप स्कैन कर लीजिए अपने सेलफोन से। बहुत सारे ऐप्स फ्री में मिल जाते हैं और इसको आप जब स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। और इसमें से भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, अब तक आपको शायद मेरा नाम तो याद ही हो चुका होगा, शलभ। आप इसको बस शलभ IIT कानपुर करके आप अपने किसी भी वेब सर्च इंजन में डाल दीजिए। उम्मीद करते हैं कि हमारा नाम वहाँ पे आपको मिल जाएगा और वहाँ से जब आप हमारे होम पेज पर जाएंगे तो आपको एक स्वयं प्रभा का लिंक मिल जाएगा। आप उसके अंदर से जाकर के अपनी स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो अब हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे और हम एक कंडीशन लेंगे कि हमारे पास एक स्केलर है और एक हमारा डेटा वेक्टर है। स्केलर से मतलब ये है कि उसमें खाली सिंगल वैल्यू है, तो एक हमारी सिंगल वैल्यू है और एक हमारी डेटा वेक्टर है। और इसको हम डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल्स लेकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम उदाहरण के थ्रू जब आपको समझाएंगे तो आपके दिमाग में वो बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए, मैंने एक यहाँ पे कमांड लिया C3456। अब C का मतलब तो पता है आपको कि ये 3, 4, 5, 6 चार वैल्यूज़ हैं, उनको ये आपस में कंबाइन कर रहा है। और यहाँ पर मैंने कर दिया +5। तो ये मेरी क्या है? ये मेरी सिंगल वैल्यू है, या आप इसको हिंदी में कह सकते हो कि ये मेरा एकल मान है। और ये मेरा क्या है? ये मेरा डेटा वेक्टर है। ओके, अब इसका अगर आप आर में आउटकम पहले देखिए क्या आता है। ये आ जाएगा 8, 9, 10, 11। ये पता है क्या हो रहा है? ये जो मैंने लिखा है ना C3, 4, 5, 6 प्लस हेयर 5, तो ये क्या है? ये जो 5 है ये हर एक नंबर में ऐड हो जाता है। और ये बेसिकली क्या हो गया? ये जब 5 हमारा 3 पर आता है तो ये बन जाएगा 3 + 5, और फिर हमारे ये 4 के साथ आता है तो ये बन जाएगा 4 + 5,
फिर हमारा ये 5 के साथ आता है तो ये बन जाएगा 5 + 5, और जब ये हमारा 6 के साथ आता है तो ये बन जाएगा 6 + 5, राइट। तो इसका हमारा आउटकम ऐसे करके आ जाएगा, और इसका आंसर आप देख सकते हो। ये तो सी 3 + 5 8, 4 + 5 9, 5 + 5 10 और 6 5 11, राइट। तो अब आपने देखा इसमें से खास बात क्या हुई कि आपने जो अकेला नंबर लिखा था, ये नंबर इस ब्रैकेट के अंदर चला गया और इसने सेम ऑपरेशन, मतलब मैं इसको देखिए लाल कलर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये वाला जो ऑपरेशन है +5, ये +5 आपका हर एक वैल्यू पर हो गया, 3 पर हो गया, 4 पर हो गया, 5 पर हो गया और 6 पर भी हो गया। ओके, तो ये देखिए इसके अंदर खास बात है। हाँ, आपका सवाल हो सकता है दिमाग में कि अगर हम 5 की जगह अगर हम कोई डेटा वेक्टर ले लें तो क्या होगा। हम उसके बारे में बात करेंगे धीमे धीमे आगे। तो अब आप देखिए, अगर आप यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी दे करके अब आपको ये भरोसा हो जाएगा कि जब आप इसको अपने आर कंसोल पर करोगे तो भी आपको यही आंसर मिलने वाला है। हम आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे भी। ओके, और अब हम आपको कोई भी दिखाते हैं कि अगर हम 2 डेटा वेक्टर को ले लें तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 2 डेटा वेक्टर ले लिए, 3 4 5 6 एक ये डेटा वेक्टर है, और मैंने एक ले लिया -3 -4 -5 और 7, ये मेरा एक अगला डेटा वेक्टर है, और इसको दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, और आपको अगर ये इसका ऑपरेशन समझ में आ जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आगे जब आप सच में रियल प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके बहुत सारे कठिन कैलकुलेशंस बहुत ही आसानी से एक लाइन में हल हो जाएंगे। आप इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है, 0 0 0 13। ये आर कर क्या रहा है इसमें, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए क्या किया मैंने, ये पहले ये 3 4 5 6 ये हमारा एक डेटा वेक्टर है, राइट। और दूसरा डेटा वेक्टर हमारा क्या है, -3 -4 -5 और 7। अब आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों को ऐड कर रहे हो। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो एलिमेंट वाइज ये चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो पहली जगह पे है नंबर, उसको अगले डेटा वेक्टर के पहले नंबर में ऐड कर देगा। जो पहले डेटा वेक्टर के दूसरे नंबर पे वैल्यू है, उसको वो दूसरे डेटा वेक्टर के दूसरे नंबर पर ऐड कर देगा। जो आपका पहले डेटा वेक्टर के तीसरे नंबर पे वैल्यू है, उसको वो दूसरे डेटा वेक्टर के तीसरे नंबर से ऐड कर देगा। और जो आपके पहले डेटा वेक्टर के चौथे स्थान पर है, ये आपको दूसरे डेटा वेक्टर के चौथे स्थान पर उसको जोड़ देगा। तो आपको आंसर देखिए क्या मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे 3 और -3 को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0। 4 और -4 को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 0। और जब आप 5 और -5 को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 0। और जब आप 6 और 7 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 13, राइट। और यही देखिए तो आंसर आपको यहाँ भी मिल रहा है। ओके, तो आपने क्या देखा। अब अगर आप समझने की कोशिश करिए, मैं यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न तरीके के आकार बनाऊँगा। जो पहला नंबर है ये अगले डेटा वेक्टर के पहले नंबर से ऐड होगा, और जो दूसरा वैल्यू है ये दूसरे वैल्यू के साथ में ऐड हो रहा है। जो तीसरी वैल्यू है ये आपकी तीसरी वैल्यू के साथ में ऐड हो रही है, और जो आपका चौथी वैल्यू है वो आपकी ये चौथी वैल्यू के साथ में ऐड हो रही है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि आर के अंदर एक अलग तरीके का कैलकुलेशन होता है, और जहाँ पर ये एलिमेंट वाइज होता है। लेकिन अगर एलिमेंट वाइज हो रहा है तो आप हमसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि यहाँ पर तो मैंने दोनों डेटा वेक्टर्स में समान नंबर लिए हुए हैं, दोनों में 4-4 वैल्यूज़ हैं। पहले डेटा वेक्टर में 4 वैल्यूज़ हैं और सेकंड डेटा वेक्टर में दोनों में 4 वैल्यूज़ हैं, 4-4 वैल्यूज़ हैं। अगर ये वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो क्या होगा। देखिए, ज़िंदगी में अगर आप अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर दीजिए ना, तो आपका जो नॉलेज इन्हेंसमेंट है बहुत अच्छा हो जाता है। मैं कहता हूँ ना कि ये एक वर्ड होता है W, इससे दोस्ती कर लीजिए। हु, वाई, वेयर, हाउ,
और आप अगर खुद से सवाल पूछते रहेंगे तो आपके सारे के सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलते रहेंगे, और अगर जवाब नहीं भी मिलेगा तो आप उसको ढूंढने की कोशिश तो करेंगे कम से कम, और इसी तरीके से आपका ज्ञानवर्धन होता जाएगा। तो अब देखिए, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, अब इसका जवाब देखिए यहाँ पर है। मैंने यहाँ पे एक डेटा वेक्टर लिया जिसमें 4 वैल्यूज है, 3, 4, 5, 6, और अगले डेटा वेक्टर में मैंने ले लिया खाली 2 वैल्यूज ले ली, 7 और 8। अब इसका आप अगर उत्तर देखिए तो कुछ ऐसा आ रहा है, 10, 12, 12, 14। ये क्या हो रहा है? ये पता है क्या हो रहा है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने पहला डेटा वेक्टर लिया 3, 4, 5 और 6। दूसरा डेटा वेक्टर क्या था? 7, 8। तो इसने क्या किया? 7 और 8 को लिखा। अब आगे लिखने के लिए कुछ नहीं था, तो इसने इसी 7 और 8 को उसने फिर से लिख दिया, C 7 और 8। ओके, और इसके बाद इसने उसको जोड़ दिया। क्यों? आपने उसको जोड़ने की बात करी, देखिए आपका प्लस साइन है। अब ये जब आप इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसने क्या किया? इसने अपना पहले वाला नियम लगाया और इसने 3 और 7 को जोड़ दिया, 4 और 8 को जोड़ दिया, 5 और 7 को जोड़ दिया और 6 और 8 को जोड़ दिया। तो 3 और 7 को जोड़ेगा तो आंसर आ गया 10, 4 और 8 को जोड़ा तो उत्तर आ गया 12, 5 और 7 को जोड़ा तो आंसर आ गया 12, और 6 और 8 को अगर ऐड किया तो आंसर आ गया 14। और यही उत्तर तो देखिए आपको यहाँ पे आया हुआ है। ओके, अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपने यहाँ पे सीखा क्या? जो सीखने की बात यहाँ पर यह है कि जब भी अगर हमारे पास 2 डेटा वेक्टर है और दोनों डेटा वेक्टर की जो लंबाई है, लेंथ मतलब उसके अंदर अंकों की संख्या है, अगर वो एक दूसरे का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होता है, देन जो भी हमारी वैल्यूज है वो आपस में रिपीट होने लगती हैं, और वो वहां तक रिपीट होती हैं जब तक कि हमारा जिस डेटा वेक्टर में ज़्यादा संख्याएं हैं उसके बराबर ना आ जाए। ओके, जैसे आपने देखा यहाँ पर आपका C 3, 4, 5, 6 था, और आपने उसको C 7, 8 से मल्टीप्लाई किया तो उसने C 7, 8 यहाँ पर लिखा, और उसके बाद उसने फिर देखा कि अभी 2 जगह बच गई हैं, तो उसने 7, 8 को उसने फिर से रिपीट कर दिया। राइट, तो आप ये देखेंगे कि ये जो आपका 7, 8 है ये आपका यहाँ पर आया उठ करके पूरा पूरा, और यही चीज़ आपकी उठ करके फिर यहाँ भी आ गई जो उसके बाकी की 2 वैल्यूज़ हैं। तो जब हमारे पास 2 डेटा वेक्टर होते हैं और अगर एक की लंबाई दूसरे की लंबाई के बराबर नहीं होती है तो हमारा आर में इस प्रकार के कैलकुलेशंस होते हैं। लेकिन अब फिर से आपके सामने एक और सवाल आता है कि यहाँ तो मैंने जो डेटा वेक्टर ले लिए उसमें से एक में संख्याएं थी 4 और एक में थी 2, तो यहाँ तो एग्जैक्ट नंबर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर दोनों की संख्याएं एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है तो क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पे लिया पहले डेटा वेक्टर में 4 वैल्यूज़ और अगले डेटा वेक्टर में 3 वैल्यूज ले ली, तो क्या उससे क्या हो जाएगा? चलिए देखने की कोशिश करते हैं। इसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप इसको आर में जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखिए ऐसे ही आउटकम मिल जाएगा, जो बिल्कुल यही तो है जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब तक तो आपको मुझ पर भरोसा हो गया होगा कि जो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाता हूँ वही आंसर आपको आर में करने पर आता है। ओके, अब जब चूंकि सवाल आया है तो उसका लगे हाथ उत्तर भी देख लिया जाए। मैंने देखिए यही वाला सवाल लिया और यहाँ पर मैंने वही डेटा वेक्टर लिया 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर मैंने ले लिया 7, 8, 9। अब देखिए यहाँ पर पहले डेटा वेक्टर में कितनी संख्याएं हैं? मैं देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ लिखता हूँ, C 3, 4, 5, 6। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। और जब हम अगले की बात करते हैं तो कितना हो गया? 7, 8, 9। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। अब जब हम इसमें से दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं, दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जो नियम मैंने पहले बताया है वही नियम आगे आएगा, वही नियम यहाँ भी इस्तेमाल होगा। अब आप देखेंगे आर ने काम करना शुरू किया
उसने दोनों डेटा वेक्टर की जो पहली वैल्यूज़ थी उनको देखा, दोनों डेटा वेक्टर की जो पहली वैल्यूज़ आई उसको उसने जोड़ दिया और आंसर दे दिया आपको 10। 7 और 3 10। फिर से आगे बढ़ा और उसने पहले और दूसरे डेटा वेक्टर की जो दूसरी वैल्यूज़ थी, दूसरे नंबर पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई थी उनको आपस में ऐड कर दिया और उसने आपको आंसर दे दिया 12। अब उसने पहले डेटा वेक्टर की जो तीसरे नंबर पे वैल्यू थी और जो दूसरे डेटा वेक्टर की तीसरे नंबर पे वैल्यू थी उसको उसने ऐड किया और उसने आंसर दे दिया 9 + 5 14। अब बताइए आगे क्या होगा? सोचिए क्या होगा आगे? अब अगर कुछ यहां पे अगर R ऐड करना चाहे तो क्या करे? उसके पास कुछ यहां पे है ही नहीं। तो अब हमने पहले वाला अपना नियम पढ़ा था कि अगर कोई वैल्यू अगर यहां पे नहीं है तो वो अपने पहले वाले वेक्टर को ऐड करने की कोशिश करेगा। अब लेकिन दूसरे वाले डेटा वेक्टर में 3 वैल्यूज हैं, देखिए। तो अब इसको यहां पे 3 वैल्यूज को ऐड करेगा अभी। अब जब 3 वैल्यूज को ऐड करेगा तो उन्हीं वैल्यूज को रिपीट करेगा। तो इसने 7 8 9 इसने यहां पर लिख दिया। अब क्या करेगा ये? अब ये 6 और 7 को ऐड करेगा और आंसर दे देगा आपको 13। लेकिन अब समस्या आती है आगे। ये जैसे ही देखिए ये आगे आता है, ये यहाँ पर इसको कुछ नहीं मिलता है पहले डेटा वेक्टर में। यहाँ पे क्या होगा इसको पता नहीं, इसलिए यहाँ पर ये कुछ समझ नहीं पाता है R, और इसको लगता है कि कहीं कुछ हमसे गलती तो नहीं हो गई है या मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है कि जो पहले वाले डेटा वेक्टर में मैंने वैल्यूज़ नहीं दी हैं। तो इसको ये हमको कैसे बताएगा? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो, और लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने उसको जान करके किया है, यही हमारी आवश्यकता है। तो अब ये R मुझे कैसे बताएगा? तो उसने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया, यहाँ उसने कुछ भी नहीं किया, नथिंग। लेकिन इसने मुझे ये बता दिया कि भाई आप सावधान रहिए। यहाँ पर आप देखिए कि आपने 2 वैल्यूज़ को सच में नहीं दिया है या आपसे गलती से कोई 2 वैल्यू छूट गई हैं। क्यों गलती से वैल्यू छूट गई हैं? अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ये लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 4 5 6 और अगले में आपने कर दिया 6 C 78 और 9। इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने हो सकता है कि गलती से आपने 7 और 8 के बीच में कॉमा लगा दिया हो। तो लेकिन R को ये नहीं पता है कि हम क्या करना चाहते थे। तो R ने इस ऐसे केसेस में क्या करेगा, ये मुझको 10 12 14 और 13 ये वैल्यूज़ देगा और साथ में मुझको एक ये वार्निंग मैसेज दे देगा। राइट, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ आ गई 10 12 14 13 10 12 14 13। लेकिन साथ में इसने मुझे वार्निंग भी दे दिया। एक वार्निंग में क्या दे दिया? इसने कहा कि इन दीज 2 डेटा वेक्टर्स जो भी हमने लिए हुए हैं, लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ द शॉर्टेड ऑब्जेक्ट लेंथ। अर्थात जो लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पहला हमारा ये डेटा वेक्टर, इसकी लंबाई कितनी है? 4, और जो दूसरा डेटा वेक्टर है जो छोटी लेंथ वाला है उसकी लंबाई कितनी है? 3। मतलब कि दोनों डेटा वेक्टर में क्रमशः 4 और 3 संख्याएं हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो 3 है ये 4 का मल्टीपल नहीं है, और है भी नहीं। ये आपको भी पता है और ये हमको भी पता है। तो इसने मुझे उत्तर के साथ में यहाँ पर वार्निंग मैसेज दे दिया, और ये आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। राइट, ये एक R की बहुत बड़ी खूबी है। उदाहरण के लिए आप अगर यहाँ से समझना चाहें तो मैं आपको इसी कैलकुलेशन को देखिए यहाँ से दिखा सकता हूँ। ये वाला 7 8 9 ये आपका यहाँ पे आता है और ये 3 4 5 के ऊपर काम कर जाता है। अब जब ये फिर से यहाँ पर आता है तो इसको 7 के साथ तो 7 मिल गया, इसकी इससे दोस्ती हो गई, लेकिन 8 और 9 को दोस्ती करने के लिए कोई नंबर नहीं मिला। तो इसलिए इसने आपको यहाँ पे वार्निंग दे दी। ओके,
अब देखिए, आपको मैं इसके पहले मैं कुछ और करना चाहूँ, पहले मैं आपको ये इसका स्क्रीनशॉट दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे ऐसी आपको स्क्रीन दिखाई देगा। अब और इसको मैं आपको आर कंसोल में करके दिखाना चाहूँगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। जैसा आपने देखा ना कि इस ऑपरेशन में एक वार्निंग मैसेज आया, ऐसे ही कुछ ऑपरेशन आप करोगे तो वहाँ पे एरर मैसेज आएगा। तो वार्निंग और एरर में क्या फ़र्क होता है? वार्निंग का मतलब तो आप समझते ही होंगे। बहुत बार हमारे माँ बाप, हम जब कोई शैतानी करते हैं तो कहते हैं कि हम तुमको घर से बाहर निकाल देंगे, राइट? मुझको नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप ने उसको कभी ऐसी धमकी ना दी हो। तो ये धमकी तो है ही है। कभी माँ बाप ने घर से तो नहीं निकाला आज तक, लेकिन वो आपको धमकी देते हैं। धमकी से देते हैं कि आपने कुछ गलत काम किया है, आप उसको ठीक कर लो। लेकिन तो ये तो होगी वार्निंग। हमारे क्लास में हमारे टीचर्स भी हमको बहुत बार वार्न करते हैं। जब स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं, कहते हैं प्लीज़ चुप हो जाइए, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन बहुत रेयर होता है कि अगर हम छोटी मोटी बात करें तो हमारे टीचर कभी मुझे क्लास से बाहर निकालते हैं। तो ये क्या है? वार्निंग है। ये आपको खाली वार्निंग दी जा रही कि संभल के रहिए। उसी तरीके से आर भी मुझको वार्निंग दे रहा है कि संभल के रहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप ये देख लीजिए कि आपने कुछ गलती करी है इसलिए गड़बड़ हो रहा है, या आपने जान करके आपने किया उससे गड़बड़ हो रहा है। अगर जान करके हो रहा है तो कोई बात नहीं, आर को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर अपने कैलकुलेशन जो उसके नियम है उसके हिसाब से करता रहेगा। लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे कि आर आपको मैसेज देता है एरर। जैसे हम लोगों ने पहले कई एग्जाम्पल्स में पिछले लेक्चरों में देखा है, लेक्चर्स में, कि जब अगर मैंने 2 ब्रैकेट 4+1 लिखने की कोशिश की और मैंने वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं दिया तो उसने मुझे दे दिया एरर, क्योंकि वो एरर थी। उसने आर ने कहा कि मैं आपकी भाषा को नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, हमारी भाषा में लिखा होता है कि अगर 2 के आगे ब्रैकेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 2 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है जो साइलेंट है, जो हम इसको मान लेते हैं। लेकिन आर नहीं मानता है, तो यहाँ पे एक एरर है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी कभी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, अगर वहाँ पे कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है छोटी मोटी, तो मुझको आर वार्निंग देगा। और जब अगर कोई ब्लंडर हो रही है, कोई हम ऐसे नियम का वायलेशन कर रहे हैं, हम किसी ऐसे नियम का उल्लंघन कर रहे हैं जो हमारे आर के नियम के मुताबिक नहीं है, वहाँ पर हमको एरर मिल जाएगी। ओके, जब हमको एरर मिल जाएगी तो हमारा आर का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पर रुक जाएगा। जब तक कि आप उस एरर को ठीक नहीं करोगे, आर आगे नहीं जाएगा। लेकिन जब वार्निंग होगी तो वार्निंग को आर कुछ समय के लिए छोड़ देगा, उसको इग्नोर कर देगा और वो अपना कैलकुलेशन पूरा कर देगा। लेकिन कैलकुलेशन पूरा कर देगा, लेकिन आपको ये बता जरूर देगा कि आपने कोई गलती करी और यहाँ पे वार्निंग है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट होता है आर में, एरर और वार्निंग मैसेजेस का। और यही आपको याद होगा, मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था कि आर की जो कैपेबिलिटी होती है कि आर हमको डिफरेंट तरीके के मैसेजेस देता है जिसके वाक्य मुझको उसका जो अर्थ कन्वे करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हमारा मल्टीपल लेंथ नहीं था, उसने मुझे बता दिया कि यहाँ पे मल्टीपल लेंथ नहीं है। तो ये मेरा कहने का मतलब था। ओके, अब हम एक काम करते हैं, अब इसको हम आर कंसोल में पहले करने की कोशिश करते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं कि ये हमारा कार्य कैसे बनेगा। ओके, अब हम देखिए एक छोटा सा डेटा सेट लेते हैं 1 2 3 4 और इसको हम डेटा वेक्टर के फॉर्म में सी से कंबाइन कर देते हैं और इसमें हम एक नंबर जोड़ते हैं 6। ओके, तो आप देखेंगे ये जो हमारा 6 है, ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4, हर एक नंबर में ये ऐड हो गया है। 1 + 6, 2 + 6, 3 + 6, 4 + 6। ओके, अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इस 6 को अगर सी के फॉर्म में भी लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए वही आंसर आएगा। तो जब तक कि अगर हमारे पास एक ही वैल्यू होती है तब तक हमको 6 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास अलग अलग वैल्यूज होती हैं तो हमको इससे फर्क पड़ता है। ओके, अब हम देखिए 2 वैल्यूज लेते हैं।
C 1 2 3 4 और अब हम इसमें से एक डेटा वेक्टर लेते हैं C से आप क्या लेना चाहेंगे बताइए 5 और 6 चलिए ओके अब आप देखिए आपका क्या हो गया जो हमारा ये नंबर था 1 यहाँ पे हमारा 5 ऐड हो गया 2 था हमारा नंबर यहाँ पे हमारा 6 ऐड हो गया ये जो हमारा था 3 यहाँ पर हमारा 5 ऐड हो गया ये जो था 4 यहाँ पर हमारा 6 ऐड हो गया और हमको ये उत्तर 6 8 8 10 मिल गया ओके अब इसी में अगर हम मान लीजिए कि अगर हम एक नंबर और ऐड कर दें 5 6 7 तो देखिए क्या होता है जो 5 6 7 था ये जो 3 नंबर पहले डेटा वेक्टर के 3 नंबर पर आ गए 1 2 3 पर एक में हमारा 5 ऐड हो गया आंसर आ गया 6 2 में हमारा दूसरा नंबर 6 ऐड हो गया आंसर आ गया 8 3 में हमारा तीसरा नंबर ऐड हो गया 7 आंसर आ गया 3 + 7 10 चौथे में हमारा फिर से शुरुआत हो गई और इसमें हमारा पहला नंबर ऐड हो गया 4 + 5 9 लेकिन 6 और 7 को ऐड करने के लिए यहाँ पर अब कोई स्पेस नहीं है कोई नंबर नहीं है इसका कोई दोस्त नहीं है पहले डेटा वेक्टर में 6 और 7 के साथ में दोस्ती करने वाला कोई नंबर ही नहीं है तो उसकी दोस्ती कहाँ से होगी और इसीलिए आपको यहाँ पे आर ने एक मैसेज दे दिया वार्निंग मैसेज कि यहाँ पे लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ द शॉर्टर ऑब्जेक्ट लेंथ राइट ऑन द अदर हैंड आप अगर देखिए एक यहाँ पे हम एक काम करते हैं इसी नंबर में हम इसको एग्जैक्ट मल्टीपल करते हैं लेकिन हम सी कमांड हटा देते हैं अब सी कमांड हटाएंगे तो आपको क्या उम्मीद है यहाँ पे क्या आंसर आएगा वार्निंग की एरर हमारे हिसाब से तो एरर आनी चाहिए क्यों क्योंकि आपने तो आर के कमांड में ही गलती कर दी है आपको जो 2 डेटा वैल्यूज को कहना था 6 और 7 उसको आपने अलग अलग पकड़ा दिया है तो देखिए ये क्या देगा एरर मतलब कि एरर में हम आगे नहीं बढ़ते आर कहता है और जब हम इसमें से जब अगर एक सिंपल सी वार्निंग मैसेज होता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं ओके सो हमारे हिसाब से अब तो आपको समझ में आ गया होगा अब मुझे ये बताइए जब आपको एडिशन समझ में आ गया है तो सब्ट्रैक्शन में क्या रखा हुआ है सब्ट्रैक्शन भी तो एडिशन की तरह होता है बस आपको खाली उसी रूल को तो फॉलो करना है तो अब हम आपको देखिए यहीं पर ही सब्ट्रैक्शन के बारे में भी समझा देते हैं अब आप अगर कोई भी नंबर लीजिए C 1 2 3 और 4 मैंने 4 नंबर लिए और मैंने इसमें से मान लीजिए 6 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा ये जो हमारा 6 है ये हमारा हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो पहले एलिमेंट से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना हो गया 1 - 6 विच इज़ -5 दूसरे नंबर में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गया आंसर आ गया -6 2 - 6 विच इज़ -4 3 में से हमारा 6 सब्ट्रैक्ट हो गया 3 - 6 आंसर आ गया हमारा -3 और 4 में से हमारा 6 सब्ट्रैक्ट हो गया आंसर आ गया 4 - 6 दैट इज़ -2 ओके तो आपने देखा उसी तरह का हमारा ऑपरेशन हो रहा है और इसी को अगर हम 6 को अगर हम C के साथ भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है देखिए आपको वही आंसर मिलेगा ओके अब हम एक काम करते हैं अब हम एक और वेक्टर लेते हैं C 6 7 8 9 और इसमें से हम एक डेटा वेक्टर C 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो देखिए आंसर क्या आ गया 6 में से 2 गया आंसर आ गया 4 दूसरी प्लेस में जो हमारे वैल्यूज है 7 उससे हमारा सेकंड डेटा वेक्टर में सेकंड वैल्यू पर जो सेकंड प्लेस पे जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट हो गई 7 - 3 कितना हो गया 4 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 3 गया 6 राइट और इसी में अगर हम इसमें से एक संख्या और बढ़ा दें कि हम इसमें से सेकंड डेटा वेक्टर में 2 3 4 कर दें और ये जो एक्सप्रेशन है C 6 7 8 9 माइनस C 2 3 4 को निकालने की कोशिश करें तो देखिए क्या आ जाएगा वार्निंग आ जाएगी क्यों क्योंकि ये जो 2 3 4 हैं ये हमारे पहले डेटा वेक्टर के जो 3 वैल्यूज़ हैं इनसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो गया 6 - 2 4 आंसर आ गया 4 7 - 3 आंसर आ गया 4 8 - 4 आंसर आ गया
4 और 9 माइनस, अब ये फिर से रिपीट होगा तो 9 माइनस 2 ये आ गया 7। अब बचा क्या 3 और 4। अब 3 और 4 से पहले डेटा वेक्टर में इस जगह पे दोस्ती करने के लिए कोई नंबर है ही नहीं, इसलिए उसने आपसे कहा कि ठीक है हम आगे कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, हम उसके साथ में सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं सकते हैं, और इसलिए इसने आपको एक वार्निंग मैसेज भी दे दिया। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो सब्ट्रैक्शन भी है डेटा वेक्टर्स के बीच में बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन वाले रूल की तरह ही चलता है। और अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इस C को हटा दें, दैट मीन्स कि अब हमको हमें मिस्टेक कर रहे हैं जिसमें हमारा R का ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हमको एरर मिल जाएगी। राइट, तो आपने देखा कि हम R में दो डेटा वेक्टर्स को कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसके पीछे कुछ एक अलग तरीके के नियम है जो शायद बाकी हर जगह के सॉफ्टवेयर में नहीं होते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ एग्जाम्पल लीजिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज ये आपके दिमाग में नहीं बैठेगा और इसको दिमाग में बैठना बहुत ही आवश्यक है। ओके, सो अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे कि अगर मुझको दो डेटा वेक्टर्स को या एक डेटा वेक्टर और एक नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना तो क्या होगा। अब एक जो मूलभूत बात जो आपको समझना है, मूलभूत बात समझने में यह है कि जिस तरह के नियम हमने एडिशन में समझे हैं वही नियम आपके यहाँ भी चलेंगे। और इसीलिए मैंने जो एडिशन के जो मैंने आपको नियम समझाए थे उसको मैंने थोड़ा विस्तार से समझाया है। आपको मैंने एक एक स्टेप बिल्कुल हाथ पकड़ करके चलाया है जिससे कि आप उसको आराम से समझ सकें, और यही जो हमारे नियम है यही नियम हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी उसी तरीके से आगे आएंगे। ओके, तो चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक मैंने डेटा वेक्टर लिया और इसको मैंने एक सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको नियम पता है, जिस तरीके से आपने एडिशन के केस में देखा था, जोड़ने के केस में देखा था कि ये जो ऑपरेटर है ये ब्रैकेट के अंदर आ जाता है और हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता है, तो यही काम देखिए यहाँ भी होगा। ये क्या होगा, C 4 5 6 और हेयर 8, राइट। और यहाँ पे ये आपका नंबर आ गया 3, तो अब ये 3 से हर नंबर को ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 3 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 12। 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 15 5 इंटू 3। 6 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 इंटू 3, आंसर आ जाएगा 18। और 8 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8 3 जा 24। ओके, तो इसी तरह से यही देखिए आंसर आपका यहाँ पर आ गया। तो ये जो आपका 3 है ये हर एक नंबर के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपको ध्यान में बैठाना है। और यही आप अगर यहाँ पे आउटकम देखेंगे तो आपको देखिए यही आउटकम यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ओके, अब देखिए इसको समझना आपके लिए बहुत आसान है। अब हम उसी तरीके से अगर हम दो डेटा वेक्टर्स ले लेते हैं, दो डेटा वेक्टर्स मैंने ले लिए C 3 4 5 6 और अगला डेटा वेक्टर ले लिया -3 -4 -5 7। अब यहाँ भी जिस तरीके से एडिशन के केस में आपका जो करस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं उनके ऊपर वही ऑपरेटर काम करता था, वो वही यहाँ भी करेगा। कैसे, जो हमारा पहला एलिमेंट है उसके ऊपर हमारा पहला एलिमेंट काम करेगा, जो दूसरा एलिमेंट है उसके ऊपर हमारा दूसरा एलिमेंट काम करेगा, जो हमारा तीसरा एलिमेंट है इसके ऊपर हमारा तीसरा एलिमेंट काम करेगा, और जो चौथा एलिमेंट है इसके ऊपर हमारा चौथा एलिमेंट काम करेगा। अर्थात अगर हम लिखें C 3 4 5 6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें C -3 -4 -5 और से 7, तो यहाँ पे इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे हो जाएगा,
जो पहले स्थान पर नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 इंटू -3 -9। जो दूसरे स्थान के नंबर हैं उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 इंटू -4 -16। जो तीसरे स्थान पे नंबर है 5 और -5, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -25। और जो चौथे स्थान पे नंबर है इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 7 जा 42, राइट। और इसी तरीके से हमारा ये दो डेटा वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास उसी तरीके के सवाल फिर से आ जाएंगे जो हमने जोड़ने के केस में देखे थे कि अगर इसका जो हमारा दूसरा डेटा वेक्टर है उसकी हमारी लंबाई इसके बराबर ना हो तो क्या होगा। तो जिस तरह के हमारे रिजल्ट पहले आए थे वही रिजल्ट हमारे यहाँ भी आएंगे। ओके, तो हम एक एक करके देखते हैं उनको। सबसे पहले मैंने एक डेटा वेक्टर ले लिया C 3 4 5 6 और अगला डेटा वेक्टर ले लिया 6 7 ओनली। लेकिन अब आप समझ सकते हैं मैंने यहाँ पे जो डेटा वेक्टर लिया है इसमें से पहले डेटा वेक्टर में कितने नंबर हैं 4 और दूसरे डेटा वेक्टर में कितने नंबर हैं 2। तो आप देखेंगे कि जो दूसरे डेटा वेक्टर में जो नंबरों की संख्या है वो पहले डेटा वेक्टर क्या मल्टीपल है, 2 गुना है। मल्टीपल का मतलब 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है। ऐसा नहीं है कि 2.5 गुना है, 3.5 गुना है या 1.5 टाइम्स गुना है और 2.3 टाइम्स गुना, ऐसा नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो C 3 4 5 6 को मुझको C 6 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो C ने उसी रूल को फॉलो किया और उसने C 6 7 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसने क्या किया कि इसने यहाँ पर 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया और 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आंसर आ गया 18। 3 इंटू 6 और 4 7 जा 28। अब जब ये आगे आया तो उसने देखा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो इसने क्या किया, इसने उसी नंबर को फिर से उसने रिपीट कर दिया C 6 7 और उसने फिर क्या किया, उसने 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 6 जा 30 और 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 7 जा 42। तो आप ये देखेंगे कि ये जो दो नंबर हमारे थे ये पहले यहाँ पर आए और फिर उसके बाद में फिर से आए, इन्होंने दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। और यही इसका आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे दिखाई देगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और वही आपको आर कंसोल पर मिलने वाला है। अब जैसा मैंने पहले किया था, हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम दूसरे डेटा वेक्टर में नंबरों की संख्या ऐसी लेते हैं जो पहले डेटा वेक्टर के नंबरों का मल्टीपल ना हो। तो पहले डेटा वेक्टर में हमारे थे 4 संख्याएं C 3 4 5 6 और अगले डेटा वेक्टर में मैंने ले लिया 7 8 9 3 संख्या ले ली। ओके, अब 3 संख्याओं को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा, वही नियम फॉलो करेगा। ये 3 हमारे इन 3 नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम डेटा वेक्टर लिखते हैं, डेटा वेक्टर C 3 4 5 और से 6, तो ये क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिखेगा 7 8 9 दूसरे डेटा वेक्टर का और फिर से रिपीट करेगा 7 8 9। लेकिन अब कहानी क्या हुई कि जब ये मल्टीप्लाई करने चलता है तो इसकी दोस्ती कहाँ कहाँ होती है। पहले स्थान पे जो नंबर थे उनकी आपस में दोस्ती हो गई और दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 जा 21। दूसरे स्थान पे दोनों डेटा वेक्टर के जो भी वैल्यूज़ थी दोनों को उसने आपस में दोस्ती करके कर दिया, 4 8 जा 32। और तीसरे स्थान पे जो दोनों डेटा वेक्टर में नंबर थे 5 और 9, इसकी भी आपस में दोस्ती हो गई और इनका आंसर आ गया 5 9 जा 45। ऐसे ही उसने चौथे पे उसने नंबर लिया, क्योंकि उस नंबर को रिपीट किया, तो चौथे में इसको मिल गया 6 7 जा 42। लेकिन जब वो आगे आया तो बाकी के जो दो नंबर थे 8 और 9, उसको यहाँ पर कुछ नहीं मिला, दोनों ब्लैंक थे। तो इसको समझ में नहीं आया कि ये यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो मैं करूँ क्या। तो वहीं पर रुक गया और उसने साथ में आपको एक वार्निंग मैसेज दे दिया कि भैया प्लीज़ की बी केयरफुल, कुछ गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ आपकी इच्छा से है कि आपसे गलती से हो गया है, ये आप समझ लो, ये आप देख लो। और इसीलिए आपको आंसर जो मैंने यहाँ पे निकाला यही आंसर यहाँ भी मिल जाता है और साथ में एक वार्निंग मैसेज आते ही है। तो वार्निंग के मैसेज मतलब आर ने कहा कि मैंने अपना काम तो कर दिया है लेकिन आप ये देख लो कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही है। और यही देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी है जो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा।
ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम सबसे पहले हम इसको आर में करके देख लेते हैं और फिर मैं आपको इसका डिवीज़न और पावर ऑपरेटर भी करके दिखाऊंगा। ओके, अब हम देखिए कोई भी नंबर लेते हैं C 1 2 3 4, ओके, और इसको हम मान लीजिए 6 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो 6 नंबर है ये आपका हर एक नंबर में अंदर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 6 24। ये देखिए हो गया। और इसी में अगर हमको एक वेक्टर लेना है तो हम इसमें से वेक्टर ले लेते हैं 5 और 6, जो एग्जैक्ट मल्टीपल है कार की लेंथ का। तो देखिए क्या हो गया, ये 5 और 6 दोनों अंदर आए और उसने पहले दो नंबर को पहले 5 और 6 से मल्टीप्लाई किया क्रमशः, और फिर उसने 3 और 4 को क्रमशः 5 और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, 1 इंटू 5 दिस इज 5, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 6 24, राइट। तो देखिए हो गया। अब इसी में अगर हम इसकी लेंथ को 2 की जगह 3 कर दें दूसरे डेटा वेक्टर में, सपोज मैंने कर दिया 3 यहाँ पे एक और, अब हमारे पास क्या हो गया, पहले डेटा वेक्टर में 4 संख्याएं हैं और दूसरे डेटा वेक्टर में 3 संख्याएं हैं। अब जब इसको करेंगे तो इसने काम तो कर दिया मेरा, 5 6 3 को उसने पहले 3 नंबरों से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले स्थान पे था 1, अगले स्थान पे था और पहले स्थान पे था 5, तो 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 5। 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 12, 2 6 12। 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 3 3 9। और 4 को इसने फिर से रिपीट किया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 20। लेकिन उसके बाद 6 और 3 को कोई नंबर नहीं मिल रहा है आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए उसने आपको यहाँ पे वार्निंग मैसेज दे दिया। ओके, यहाँ वार्निंग दी है। और उदाहरण के लिए आप अगर यहाँ से इसी कमांड में C को आप डिलीट कर दीजिए तो ये ऑपरेशन हमारा हो ही नहीं पाएगा और R कहेगा कि ये जो भी सिंटैक्स है इसको करने के लिए मेरे पास कोई नियम नहीं है और इसलिए हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, और अंततः वो आपको एक एरर मैसेज दे देगा और ये कह देगा कि अनएक्सपेक्टेड कॉमा इन समथिंग लाइक दिस हियर। वो कह रहा है कि आगे कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं देते तो, और अगर एक ही नंबर होता तो उसने उसको बिना किसी गलती के मल्टीप्लाई कर दिया होता। अब हम अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं और अब हम डिवीज़न की बात करते हैं। अब देखिए, जब आपने मल्टीप्लिकेशन समझ लिया तो डिवीज़न में क्या रखा है, क्योंकि दोनों में तो एक ही संबंध होता है। अगर हम कहते हैं कि अगर मुझको 3 को अगर मुझको 6 से अगर डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, 3 इंटू 1/6, या इसको हम ऐसे ही तो लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाई 6, राइट। तो जो नियम आपने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में पढ़े हैं वही आपके इसमें भी आगे आते जाएंगे। तो देखिए, हम उदाहरण के लिए लेते हैं, मैंने एक डेटा वेक्टर लिया C 2 4 6 8 और उसको मैंने 2 से भाग देने की कोशिश करी। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने डेटा वेक्टर लिया C 2 4 6 एंड 8 और 8, और इसमें से मैंने हर एक नंबर को मैंने 2 से डिवाइड करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर हमारा जैसे जोड़ने में और मल्टीप्लिकेशन करने में, सब्ट्रैक्ट करने में काम करता है, वैसे ही ये काम करेगा और ये हर एक नंबर के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हर एक नंबर को ये यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 एंड 8 डिवाइडेड बाई 2 4। तो 1 2 3 4 आपको मिल गया, जो आपको यहाँ पर आंसर मिला है। ओके, अब आपको कहीं से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो हमारा डिवीज़न हो रहा है वो खाली यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ रही है और कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको अभी आगे जा कर के इंटीजर डिवीज़न, मॉड्यूलो डिवीज़न की भी बात करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और उदाहरण लिया है और यहाँ पर मैं इसी नंबर को C 2 4 6 8 डेटा वेक्टर को अब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब कि ये 2 4 6 और 8 हर एक नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात C 2 4 6 8 एंड डिवाइडेड बाई हेयर 4, हर एक नंबर हमारा
4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 4 0.5, 4 डिवाइडेड बाई 4 1.0, 6 डिवाइडेड बाई 4 1.5, 8 डिवाइडेड बाई 4 2.0। सो आप देख सकते हो कि जो 1 और 2 भी है ये भी अब आपका पॉइंट में आ रहा है, मतलब कि ये पूरा होल नंबर है। ओके, सो अब ये करने के बाद में आप देख लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट है। मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ जिस तरीके के काम हम लोगों ने पहले किए थे। अब मैं 2 डेटा वेक्टर को ले रहा हूँ और दोनों को मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने पहले डेटा वेक्टर में 4 संख्याएं ली, 4, 8, 12, 16, और दूसरे डेटा वेक्टर में भी मैंने 4 संख्याएं ली, -2, -4, -3 और 8, और इसको मैंने डिवाइड करने की कोशिश करी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला डेटा वेक्टर हमारा है 4, 8, 12, 16। ओके, और दूसरा डेटा वेक्टर हमारा क्या है, -2, -4, -3 और 8। इसको मैंने ऊपर नीचे लिख लिया सो दैट कि इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू रहे। अब यहाँ पे मेरा क्या है, डिवीज़न। ये डिवीज़न हमारा हर एक एलिमेंट के ऊपर जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हो जाएगा। पहले नंबर को पहला नंबर डिवाइड करेगा, दूसरे नंबर को दूसरे डेटा वेक्टर का दूसरा नंबर डिवाइड करेगा, पहले डेटा वेक्टर का जो तीसरा नंबर है वो उसको दूसरे डेटा वेक्टर का तीसरा नंबर डिफाइन करेगा, एंड सो ऑन। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 को हम -2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा -2। 8 को हम -4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा -2। 12 को हम -3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा -4। और 16 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। और यही आंसर तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, और ये इसका एक स्क्रीनशॉट है जो आप अगर आर कंसोल में करोगे तो आपको ये मिलने वाला है। ओके, अब हम इसमें से हम इसको फ्रैक्शन में भी लेते हैं। तो फ्रैक्शन में हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे ले लिया C 4 8 12 16, और यहाँ पे ले लिया C 3 4 5 6। अब आप देखेंगे यही तो नंबर हमारा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, C 4 डिवाइडेड बाई 4, मैं यहाँ पे इसको साफ साफ लिख सकता हूँ, 4 डिवाइडेड बाई 3, 8 डिवाइडेड बाई 4, 12 डिवाइडेड बाई 5 एंड 16 डिवाइडेड बाई 6, जो मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें, ये तो काम आर का है कि 16/6 क्या होता है या 12/5 क्या होता है, मेरा काम थोड़ी है, और यही शायद मेरी आर की सहायता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चाहे इंटीजर हो, चाहे रियल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, सब तरह के डिवीज़न हो सकते हैं। अब मैंने क्या किया, एक डेटा वेक्टर में मैंने 3 संख्याएं ले ली और एक में 4 संख्याएं ले ली। तो एक मैंने डेटा वेक्टर लिया 4, 8, 12, 16, और अगला मैंने ले लिया 2, 4, 3। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास उसी तरह की समस्या आएगी जो पहले आई थी, कि जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो अगर हम इसको यहीं पर लिखने की कोशिश करें तो देखिए ये 4 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये जो हमारा 8 है ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 4। 12 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3। और 16 हमारा जो बचेगा ये हमारा पहले एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा, 16/2। लेकिन उसके आगे इसमें कोई संख्या नहीं है जहाँ पे 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया जा सके। तो कुछ यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है और डिनोमिनेटर में आ रहा है 4 और 3, इसलिए यहाँ पे ये हमको आर कहेगा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, और ये हमको एक वार्निंग देगा कि यहाँ पर दूसरे डेटा वेक्टर की जो लेंथ है वो पहले डेटा वेक्टर की लेंथ की एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है। और ये देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है, राइट। ओके, अब हम इसको जरा सा आर कंसोल पर करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने कोई एक डेटा वेक्टर ले लिया 2, 4, 6, 8, और इसको पहले मैंने 2 से डिवाइड करने की कोशिश करी। देखिए आंसर आ गया, हर एक एलिमेंट आपका 2 से डिवाइड हो गया। अब इसी डेटा वेक्टर को मैंने एक डेटा वेक्टर से डिवाइड करने की कोशिश करी C 2 4 से। आप देखते हैं कि ये जो 2 4 है इसने पहले 2 एलिमेंट को डिवाइड कर दिया, 2 को 2 को 4 को 4 से, और फिर उसने 2 और 4 ने 6 और 8 को डिवाइड कर दिया, 6 को 2 से और 8 को 4 से। आंसर आ गया आपका ये। और इसी में आप अगर इसमें इसकी लेंथ को अगर बदल देंगे, 2 4 5 कर दें अगर, तो आप देखेंगे कि इसने 2 4 5 जो नंबर थे दूसरे डेटा वेक्टर में, इसने पहले 3 नंबर को तो डिवाइड कर दिया, लेकिन जो चौथा नंबर था वहाँ पे 2 का तो डिवीज़न हो गया, लेकिन बाकी 2 का डिवीज़न नहीं हो पाया।
ओके, और इसी में आप अगर मान लीजिए इसमें से अगर आप सी कमांड हटा देंगे तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि इसमें से कोई डिवीज़न नहीं हो रहा है। ओके, तो आप देखेंगे ये बहुत कठिन तो नहीं है। ओके, अब इसको हम स्क्रीन क्लियर करते हैं और हम अपने लास्ट ऑपरेशन की बात करते हैं, पावर ऑपरेटर। तो जिस तरीके से आपने स्केलर के केस में पावर फंक्शन की बात करी थी, उसी तरीके से हमारे पास जब हम डेटा वेक्टर की बात करते हैं तो भी हमारे पास पावर होते हैं, और इसका नियम हमारा पहले जैसा ही होता है, जैसा मैंने जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई करने में किया है। तो अगर हम मान लीजिए कोई अगर हम डेटा वेक्टर लेते हैं C4 5 6 7, और इसमें से हम, आपको पता है कि पावर ऑपरेटर हमारा हैट होता है। हम हैट की जगह चाहें तो डबल स्टार को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारा है 2। तो इसका मतलब पता है क्या हो गया कि ये जो ऑपरेटर है ना, हैट 2, ये हर एक एलिमेंट पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 4 हैट 2, 5 हैट 2, 6 हैट 2, 7 हैट 2, अर्थात 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, और आपको आंसर मिल जाएगा 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 इंटू 6 इज 36, एंड 7 7 जा 49। तो आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से बाकी आपके ऑपरेटर्स ब्रैकेट के अंदर आकर के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसी तरीके से ये जो पावर ऑपरेटर है ये भी ब्रैकेट के अंदर आकर के हर एक एलिमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसी में आप अगर दो डेटा वेक्टर्स को ले लें, तो अब अगर मैंने दो डेटा वेक्टर लिए, पहला डेटा वेक्टर की मैंने लंबाई ले ली 4 और दूसरे डेटा वेक्टर की लंबाई ले ली 2, तो अब आप देख लोगे कि 2 4 का को पूरे पूर्णांक से मल्टीप्लाई करता है, 2 2 जा 4, 2 बार करता है। इसलिए क्या होगा कि ये जो पावर ऑपरेटर है हैट C23, ये अंदर आएगा और ये पहले 2 नंबर पर ऑपरेट करेगा और फिर से अंदर आएगा और ये बाकी 2 नंबर पर ऑपरेट करेगा। अर्थात आपको क्या मिल जाएगा, आपने कहा C4 5 6 7। अब जब ये अंदर आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सबसे पहले आपका C23 आया तो C2 यहाँ पर आएगा, 3 अगले पर आएगा, फिर से आपका 6 पर 2 आएगा और 7 की पावर में 3 आ जाएगा, और इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 4 जा 16, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 6 6 जा 36, एंड 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। ओके, ये आपको आंसर मिल गया। और उसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे मैंने 3 नंबर लिए हैं दूसरे डेटा वेक्टर में और पहले डेटा वेक्टर में 3 नंबर लिए हैं। तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक 3 के सेट में, और ये नंबर यहाँ पर पावर के साथ आ जाएगा और ये वाला सेट दूसरे नंबर पर पावर के साथ आ जाएगा। तो दिस विल बिकम हेयर, मैं इसको देखिए यहीं पर लिखता हूँ, ये नंबर लिया हुआ है 2 3 4, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 3 4 और 2 3 4, राइट। तो अब आपका आंसर आ गया 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625, और इसी तरीके से आपका 6 स्क्वायर इज 36, 7 इंटू 7 इंटू 7 343, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इज़ 4096। सो आप देख सकते हैं कि ये बहुत आसानी से आपका ऑपरेटर हो रहा है, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट है। अब हम इसी में एक और काम करते हैं कि जो हम दूसरा डेटा वेक्टर में अपनी जो संख्याएं हैं उसको हम पहले डेटा वेक्टर की एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास पहले डेटा वेक्टर में 4 संख्याएं हैं, 2 4 6 7, और दूसरे डेटा वेक्टर में 3 संख्याएं हैं, 2 3 4। तो ये जो 2 3 4 हैं ये आपके 2 4 6 के साथ में पहले पावर ऑपरेटर के साथ में आ जाएंगी। अब सातों आपका बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 4 6 7। अब इसमें से क्या हो जाएगा, अब आपका 2 3 4 अंदर आएगा, तो C2 स्क्वायर 4 क्यूब 6 पावर ऑफ हेयर 4, देन 7 के बाद क्या आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3 और 4, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई भी नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ से आ जाएगा 4, सेकेंड वैल्यू का 64, थर्ड वैल्यू का 1296 और फोर्थ वैल्यू का 49, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, और इसलिए
यहाँ पर आपको ये आंसर तो दे देगा ये वाला, लेकिन साथ में एक वार्निंग मैसेज भी देगा। ओके, अब जरा सा हम इन चीज़ों को आर कंसोल में करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही में आप ये देख सकते हैं कि ये इसका स्क्रीनशॉट भी है, राइट। ओके, अब अगर मान लीजिए हम कोई भी नंबर लेते हैं C 2 3 4 5, आसान सा नंबर लेते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन आप आराम से कर सकें, और इसको मैंने हैड 2 किया, देखिए आ गया 4 9 16 25। और इसी में अगर मान लीजिए हैड की जगह अगर हम डबल स्टार भी कर देते हैं तो भी देखिए आंसर सेम आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, अब इसी में अगर मैंने एक मैंने वेक्टर ले लिया, और उस वेक्टर में जो बड़े वाले वेक्टर की जो लेंथ है, बड़ी लेंथ का एग्जैक्ट मल्टीपल है, तो मैंने वेक्टर ले लिया C 2 3 4 5, और जो छोटा डेटा वेक्टर C 2 3, आप देखेंगे इसमें से गलती हो गई। अरे ये क्या गलती हो गई, ये तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने आपको C कमांड में क्या बताया था, शायद अब तक आप भूल चुके होंगे। आपका जो C होता है वो स्मॉल c होता है, राइट। अब तक शायद आपने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने यहाँ पे जान करके गलत मैंने टाइप किया और मैंने C को कैपिटल कर दिया। ओके, तो लेकिन आप देखेंगे इसका आंसर बिल्कुल वैसे ही आ गया। ये जो आपका 2 3 था, ये आपका 2 3 के ऊपर आ गया, और 4 5 के ऊपर 2 3 आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने यहाँ पे गलत टाइप किया, लेकिन आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि आपने अब तक ध्यान ही नहीं दिया। तो ये तो कहते हैं कि दुर्घटना, जहाँ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये तो वही वाली बात थी। तो आपको हर समय प्रोग्रामिंग में केयरफुल रहना पड़ता है। और इसी में अगर हम मान लीजिए दूसरे डेटा वेक्टर में उसकी लेंथ को अगर हम 2 3 4 कर देते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये 2 3 4 की जो पावर है, ये 2 3 4 के ऊपर आ जाती है, और 5 के ऊपर हमारी 2 की पावर आती है, लेकिन बाकी हमारा यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, राइट। और इसीलिए आपको यहाँ पे ये देखिए वार्निंग मैसेज दिखाई पड़ रहा है। और इसी में अगर हम गलती करते हैं, अगर हम ये C को हटा देते हैं, तो भी देखिए आपको एरर दिखाई पड़ेगी, राइट। अब इसी में एक काम करते हैं, अगर हम इसमें से जो मैंने ये नंबर लिए हुए हैं, इसकी जगह मैं अगर आपको माइनस नंबर लूँ तो आपको इसमें से कैसा आएगा। अब अगर जैसे मैंने डेटा वेक्टर लिया C 2 3 4 5, और उसको मैंने अपने एरो कीज को यूज़ करते हुए मैं उसको पीछे ले आया, मेरा टाइम बच गया। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया -2, राइट। तो इसने क्या कर दिया, 2 raised power of -2 मतलब 1/4 विच इज़ 0.2500, इसको उसने कर दिया। ओके, और इसी को आप अगर मान लीजिए 2 की जगह आप अगर 0.5 भी कर देंगे, तो ये पहली वैल्यू 1/√2, सेकेंड वैल्यू 1/√3, थर्ड वैल्यू 1/√4, और फोर्थ वैल्यू आपकी 1/5 आ जाएगी। ओके, राइट। सो अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आज आपने आर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देखा है कि ये डेटा वेक्टर्स और जो एकल नंबर है उनको आपस में कैसे मैनिपुलेट करता है। इसके अपने रूल होते हैं, और आपको अगर बाकी किसी सॉफ्टवेयर में काम करने का अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, या आपने बाकी पहले कभी काम किया होगा, आप देखेंगे कि हर सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है ये। लेकिन बहुत ही समझदारी से आपको इसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गलती होने के भी बहुत चांसेस होते हैं कि आप क्या सोच रहे हो करने को और आपको क्या मिल रहा है। दोनों का एक सा मैच होना बहुत ही आवश्यक है। इसको सीखने का एक ही तरीका है कि आप छोटे छोटे आप उदाहरण लीजिए, अपने हाथ से आप उसको कैलकुलेट करिए, और फिर आप उसको आर में कैलकुलेट करिए, और दोनों को मैच करिए कि ये उत्तर हमारा दोनों का समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे आप जब बचपन में अपने सवालों को हल करते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, और हल करने के बाद किताब के पीछे दिए हुए उत्तरों से उसका मिलान करते थे। अगर उत्तर मिल जाता था देन आपको कभी समस्या नहीं आती थी, और जब कभी कोई उत्तर नहीं मिलता था देन आप पहले अपना सॉल्यूशन देखते थे, और कभी कभी आपको उत्तर के ऊपर भी डाउट होता था। लेकिन यहाँ पे डाउट का कोई जगह नहीं है।
आर अगर आपने सही कमांड दिया है, सही वैल्यू सही तरीके से दी है, आर गलती नहीं करेगा। और अगर मैच नहीं कर रहा है तो मुझे अपनी गलती देखनी है कि मैंने अपने कैलकुलेशन में कहाँ पर मिस्टेक करी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले लेक्चर पर फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।